हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑफ श्री कोचिंग क्लासेस। तो चलो आज आपके लिए मैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट लेके आई हूँ, चैप्टर नंबर 14 दैट इज मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ये चैप्टर चालू करने के पहले मैं आपको चीज़ एक बोलना चाहूँगी, ये मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ओके, तो चलो हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि हीट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना। कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। हम लोग उसको टच करके देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये चीज कितनी हीट है और कितनी कोल्ड है। सो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कितनी कूल है। मान लो अगर कोई भी ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये कूल है। तो जनरली क्या होता है ना कि जो हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो अपना हीट लॉस कर देता है, आजू बाजू के सराउंडिंग में वो क्या करते हैं, वो अपना हीट लॉस करता है। एंड जो कोल्ड वाला ऑब्जेक्ट है ना वो क्या करता है, वो हीट को गेन करता है। तो आपने मेनली घर पे देखा भी होगा कि कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट हॉट है और उसके ऊपर हम लोग अगर कोई भी कोल्ड चीज़ रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो हॉट है ऑलरेडी जो हीट है उसका हीट लॉस होता है, वो थोड़ा कूल होने लगता है एंड जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा गर्म होने लगता है। ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी। तो ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको हीट के बारे में बोलना चाहूँगी कि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं ना, व्हेन वी गिव द हीट टू एन ऑब्जेक्ट, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपांड होता है। जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट कूल होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे हीट का जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, इसको हम लोग जूल लिखते हैं एंड सीजीएस यूनिट ऑफ हीट हम लोग इसको कैलोरी में लिखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, इसलिए हम लोगों ने शायद आपने देखा होगा कि यहाँ पे मान लो कि ये टी है एंड ये आइसक्रीम है, तो ये क्या है, कोल्ड है एंड ये टी हमारा क्या होगा, हॉट होगा। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट है और कोल्ड है, उसको टच करने से, टेस्ट से भी हम लोगों को पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट हीट है या कोल्ड है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हीट। हम लोग सोर्सेस ऑफ हीट के बारे में देखते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहला सोर्स है हमारा सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ। पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा जो सोर्स है ना हीट का तो वो सन है। सन में क्या होता है कि एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द न्यूक्लियर फिजन। अभी सवाल ये है कि सन में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हीट हम लोगों को सन से प्रोड्यूस होती है। तो एक ध्यान दो, हमारे सन में जो है ना यहाँ पे गैसेस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं हाइड्रोजन प्लस हेलियम। ये जो गैसेस है ना, हाइड्रोजन एंड हेलियम, ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। एवरी मिनट में यहाँ पे ये ना बम्बार्डमेंट होता है। ये जो गैसेस होते हैं ना ये ब्लास्ट होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है यहाँ पे एंड वो ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे एवरी मिनट में, मैंने क्या बोला कि एवरी मिनट में यहाँ पे बम्बार्डमेंट होता है एंड ड्यू टू बम्बार्डमेंट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एज वेल एज हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हम लोगों को सन से हीट मिलती है। तो हम लोगों ने देखा है कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एन हीट, है ना, हीट मिलने का सबसे बड़ा सन हमारा सोर्स है। यहाँ पे देखो, यह प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन है एंड जो भी हेलियम गैस है ये क्या होता है, टुगेदर एक साथ में आते हैं एंड यहाँ पे बम्बार्डमेंट होता है, फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है। एंड जब हीट जनरेट होने के बाद उसका कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट हीट में प्रोड्यूस होता है एंड कुछ पार्ट ये लाइट में प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ भी हमारा एक सोर्स ऑफ हीट का ही एक पार्ट है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमारी अर्थ है, हम लोगों को पता है कि अर्थ के मिडल पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, मैंटल और कोर। हम लोगों ने ज्योग्राफी में देखा है। तो ये अर्थ का जो बीच वाला जो पार्ट है ना, सेंटर का, ये सबसे ज्यादा हीट होता है, सबसे ज्यादा हॉट होता है। हम लोगों को पता है कि अर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पे माग्मा, मोल्टन माग्मा है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा हीट होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ भी एक हीट का सोर्स है एंड ये अर्थ से हम लोगों को जो हीट मिल रही है हम लोग उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये चीज याद रखना कि अर्थ से हम लोगों को जो हीट मिल रही है हम लोग उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये कभी कभी पूछते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या
क्या है, हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ हम लोग जो भी मूवमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, जो भी फ्यूल्स है। अब फ्यूल्स क्या है, हमारे वुड, ये वुड है, कोल है, पेट्रोल है, ये जब बर्न होते हैं ना, जब ये बर्न होते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे अराउंड में क्या है, ऑक्सीजन है ना, एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब भी ये बर्न होते हैं तब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन है ना, फ्यूल एंड ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन यहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है, ये भी हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझा, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग नहाने के लिए, बाथिंग के लिए पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सप्लाई होती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग क्लॉथ प्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी क्या कर रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी हीट जनरेट कर रही है। तो अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ एन हीट, तो ये भी हीट का सोर्स है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अभी सन एंड अर्थ के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो ये एटॉमिक एनर्जी, इससे सबसे ज़्यादा हम लोगों को हीट मिलती है। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, एटॉमिक एनर्जी से जो हम लोगों को हीट मिलती है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम में हीट प्रोड्यूस होती है। इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये कैसे हीट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स जो होते हैं ना, न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, टिटेनियम हो गया। हम लोगों ने साइंस के एक लेसन में देखा है कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फ्यूजन बम्बार्डमेंट होता है, तो वहाँ से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग ने देखा है। तो इससे हम लोग को एटॉमिक एनर्जी भी मिलती है, एंड ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये एटॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सोर्स है एयर। अब देखो, एयर जो हमारे आजू बाजू में, जो भी हमारे अराउंड में जो भी एयर है, वहाँ पे भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो भी है वो प्रोड्यूस है। एंड एक लास्ट हमारा सोर्स है टेम्परेचर। तो ठीक है, टेम्परेचर से हम देखो, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये हम लोग को कैसे पता चलता है, उसको टच करने से पता चलता है। तो दीज आर द ऑल द सोर्सेस ऑफ हीट। तो ये सारे के सारे हीट के सोर्सेस हो गए। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ध्यान दो। यहाँ पे 3 वेसल्स है, वेसल्स A, B, C। तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि तीनों में से सबसे हॉट कौन है और कोल्ड कौन है, सबसे हीटेड कौन सा वेसल है एंड कोल्ड कौन है, तो आप कैसे पता चलोगे, आप टच करके ही आपको पता चलेगा कि कौन सा गर्म है। मान लो ये गर्म है, ये गर्म है एंड ठंडा है, इसको जब टच करोगे तब पता चलेगा। टच करने से आपको ये पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, लेकिन एग्जैक्टली आप उसका टेम्परेचर बता सकते हो क्या, नहीं, एग्जैक्टली आपको उसका टेम्परेचर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली टेम्परेचर पता करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, थर्मोमीटर। वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बोलूंगी क्या है। तो यहाँ पे हमारे सोर्सेस ऑफ हीट जो भी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हीट एंड टेम्परेचर। चलो, तो हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलो, कोई भी टेम्परेचर का अगर डिफरेंस हम लोगों को बताना है तो 2 से 3 बातें हो सकती है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है गैस के ऊपर, है ना। टेम्परेचर में गैस कितना है उसके ऊपर हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तब वहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल होता है, कंसिडर करो कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हॉट गैसेस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तब ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, ये भागने लगते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं, एक्सपांड होता है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर कम होता है ना, तब जो भी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इतना आपको याद रखना है। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स है, एक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री एंड के स्टैंड फॉर केल्विन, ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये यूज किया जाता है। हम लोग नॉर्मल हॉस्पिटल में वगैरह जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बॉडी का जो भी टेम्परेचर है नॉर्मल मेजर करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि अक्सर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो थर्मोमीटर का जो वहाँ पे यूनिट होता है ना, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, वो सेल्सियस में नहीं होता है। और हमारा बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको इतना याद रखना है कि कोई भी हेल्दी पर्सन है ना, तो हेल्दी पर्सन का जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये देखो अभी हम लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड होता है, एंड जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा। एंड जितना टेम्परेचर हमारा कूल है, जितना भी टेम्परेचर हमारा लोअर है, तो लोअर टेम्परेचर पे हमारे गैस मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड जितना लोअर टेम्परेचर होगा उतनी ही वेलोसिटी भी कम होगी। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे ये डिग्री के ऊपर रिलेशनशिप है, हम लोग वो देखते हैं क्या है। तो चलो, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं ये यूनिट्स में, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन्स। तो देखो जो डिग्री सेल्सियस ये जो यूनिट है ना, ये मेनली इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है। एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए भी डिग्री सेल्सियस, घर पे अगर जो मेजर करते हैं ना तो वो बॉडी टेम्परेचर के लिए भी डिग्री सेल्सियस से यूनिट यूज़ होता है। देन डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हॉस्पिटल्स है, जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज है, लैब है, वहाँ पे है ना ये डिग्री फ़ारेनहाइट ये यूनिट यूज़ होता है। पता है हम लोगों को थर्मोमीटर में जो यूनिट होता है वो कहाँ किस में होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो चलो इन तीनों के बीच का हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है F-32, F मीन्स हमारा है फ़ारेनहाइट, F-32/9 इक्वल्स टू C/5। तो चलो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है हम लोग F इक्वल्स टू एक 59 कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये हम लोगों को फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और ये हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? या सेम चीज़ हम लोगों को केल्विन में निकालने के लिए बोला है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 59। चलो हम लोग ये लेते हैं कि फ़ारेनहाइट कितना दिया है हम लोग को 59, माइनस फॉर्मूले में हम लोग सिंपल पुटअप करेंगे 32/9 इक्वल्स टू C/5। ठीक है, तो ये 59 माइनस 32 कितना होता है, ये लगभग होता है 27/9 इक्वल्स टू C/5। तो देखो ये 27 9 के टेबल से जाता है, 9 1 9 एंड 9 3 27। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, C निकालना है। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 × 5 इक्वल्स टू हम लोग को कितना मिल जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हम लोगों को ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोगों ने ये टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में निकाल दिया। ठीक है, ये उसका मेथड है। एंड अगर केल्विन में हम लोगों को निकालना है तो केल्विन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, केल्विन इक्वल्स टू C प्लस यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू है 273.50। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिग्री सेल्सियस है वो कितना निकला है यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री प्लस 273.50। तो ये हमारा आ जाएगा 288.15 केल्विन। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हीट एंड टेम्परेचर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हीट एंड टेम्परेचर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, क्या भी जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर। जैसे कि हम सबको पता है कि थर्मोमीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, आजकल थर्मोमीटर हर घर में रखा जाता है। तो ठीक है, थर्मोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, है ना, जो भी टेम्परेचर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। एंड इसी थर्मोमीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में भी यूज़ होते हैं, तो इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा थर्मोमीटर बनाया है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तभी भी आप इमेजिन कर लो कि ये थर्मोमीटर है। देखो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा थर्मोमीटर बनाया है। देखो थर्मोमीटर मीन्स क्या होता है, ये एक नैरो ग्लास ट्यूब है एंड एक थर्मोमीटर के वन एंड साइड में ना यहाँ पे एक बल्ब है एंड यहाँ पे जो इसका जो ट्यूब का जो पार्ट है वो जो बल्ब है ना, यहाँ पे ना मर्क्यूरी होती है। पता है हम लोगों को मर्क्यूरी ये क्या है, ये एलिमेंट है। तो जब भी ये मर्क्यूरी यहाँ पे ना बल्ब है, ये बल्ब में मर्क्यूरी है, तो जब भी ये पता है हम लोगों को थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। मान लो ये हमारा थर्मोमीटर है, ये ऐसे अंडर साम से रख देते हैं एंड यहाँ पे जो बल्ब है वो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में अगर आता है तो ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। ठीक है, आज के टाइम में ये मर्क्यूरी को है ना अल्कोहल से रिप्लेस किया है। आजकल हॉस्पिटल में जो भी थर्मोमीटर जो यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे अल्कोहल है, मर्क्यूरी नहीं यूज़ किए जाते। तो दोस्तों उसका भी एक रीज़न है, जैसे कि वो मर्क्यूरी अगर हम लोग देखा जाए तो मर्क्यूरी भी एक मेटल है। हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कि ये एक मेटल है, एंड मर्क्यूरी ये जो है ये इट विल बी वेरी हार्मफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मान लो बल्ब वगैरह गलती से भी टूट गए, पहले पता है कि जो थर्मोमीटर ऐसे टंग के नीचे रख के हम लोग टेम्परेचर मेजर करते थे, अभी टंग के नीचे नहीं रखते, अंडर आर्म्स में थर्मोमीटर जो है वो पुट करते हैं, उसके बाद में वो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होता है। मान लो माउथ में अगर थर्मोमीटर हम लोगों ने रखा एंड गलती से वो बल्ब भी वगैरह फूट गया, तो वो सीधा जो मर्क्यूरी है वो हमारे पेट में चली जाएगी, और जैसे कि हम सबको पता है कि मर्क्यूरी कितनी हार्मफुल होती है, एंड आज के टाइम में मर्क्यूरी को रिप्लेस किया है अल्कोहल से, बिकॉज ये हार्मफुल होती है, इसलिए इसको अल्कोहल से रिप्लेस किया है। एंड देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि मर्क्यूरी एंड अल्कोहल में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब भी ये हीट के कांटेक्ट में आता है, ये जो लिक्विड है जब भी हीट के कांटेक्ट में आता है, तब जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो एक टेम्परेचर को पकड़ लेता है, एक एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो ऐसा जो भी पारा होता है ना वैसे ऊपर चढ़ते जाता है। वो हम लोगों को देखो यहाँ पे मैंने लाइंस बनाई है 10, 20, 30, 40, तो ये जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा, हीट के कांटेक्ट में आ जाएगा, जैसे हमारे बॉडी में फीवर होता है, हम लोग ने थर्मोमीटर लगा दिया, तो थर्मोमीटर में जो भी अल्कोहल है वो हमारे कांटेक्ट में आएगा, और जैसे हमारे बॉडी के हीट के वो कांटेक्ट में आएगा, वैसे वो हम लोग को वहाँ पे टेम्परेचर बता देगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये थर्मोमीटर का यूज़ है, जिसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगभग थर्मोमीटर टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचा है स्पेसिफिक हीट, हम लोग वो भी कर लेते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप समझ लो। इसका डेफिनेशन मैं पहले पढ़ती हूँ आपको। The specific heat of an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance to a 1 degree। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि ये भी जो भी स्पेसिफिक हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ध्यान दो, वापस से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, समझो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एंड उस ऑब्जेक्ट को कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आई होप आपको स्पेसिफिक हीट समझ गया है, इसको समझ लो, ये टर्म्स आपको आगे भी यूज आएगी। एंड ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये हम लोग इसको सिंबल सी से डिनोट करते हैं। यूनिट है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में है, एंड उसका सीजीएस जो यूनिट है वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में है। तो ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू क्यू, स्पेसिफिक हीट क्यू इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस। देखो इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, हम लोग डेल्टा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर हम लोग टी आई लिखेंगे एंड फाइनल टेम्परेचर के लिए हम लोग टी एफ लिखेंगे। तो इससे हम लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसके जो भी नोटेशन है वो आपको स्पेसिफिक हीट टॉपिक में ये बुक के अंदर दिया हुआ है कि सपोज ये जो हमारा क्यू है, ये क्यू क्या है, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर। एंड एम क्या है, वेयर एम इज स्टैंड फॉर मास, मास को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा सी जो है वो सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है ना, स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंड ये आपका डेल्टा टी है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है ना। डेल्टा टी इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इट कैन बी रिटन एज, हम लोग ये फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना एग्जाम में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। एंड जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि सब्सटेंस कोई भी हो उसका एक ही स्पेसिफिक हीट होगा, ऐसा नहीं है। जितने अलग अलग सब्सटेंस रहेंगे वो हर सब्सटेंस का एक अलग अलग हीट होगा। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हीट ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रिगार्डिंग थर्मोमीटर एंड स्पेसिफिक हीट आपको कोई भी डिफिकल्टी है सब कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंस अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये भी जो भी वीडियो लेक्चर है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।